नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो शेयर मार्केट लाइव और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन है, यानी आज फ्राइडे है और देखिए मार्केट में कोहराम आ गया है। कोहराम इसलिए मचा हुआ है कि भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी जो 25,093 के आसपास ओपन हुआ था, वो अभी निचले स्तर के आसपास जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर अभी की बात की जाए तो 24,885 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर अंकों की बात की जाए तो 260 अंकों से अधिक की गिरावट है। परसेंटेज वाइज देखें तो यह आंकड़ा और बड़ा है, 1% की गिरावट है। बैंक निफ्टी में भी बहुत गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, वहां भी 600 से अधिक अंकों की गिरावट है। 50,880 के आसपास कारोबार हो रहा है। आगे भी और किन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है या कहां आ रही है भयंकर बिकवाली, जानेंगे सब कुछ। इसके लिए आज हमारे साथ इस पूरे चर्चा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री साहब, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अरुण मंत्री साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू आपका इनवाइट करने के लिए। जी, सबसे पहले अरुण सर, फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे, क्या है बाजार का मूड और माहौल? विशाल जी, मूड और माहौल थोड़ा खराब हुआ है डेफिनेटली। 14-15 दिन की तेजी के बाद एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन काफी लोग रीजन संभाल रहे क्या रीजन है मार्केट में, पर मेरा क्लियर कट व्यू है, प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी गहरा सकती है क्योंकि लेवरेज पोजीशन जो भी ब्रोकर्स के पास होती है या जो लेवरेज पोजीशन एफ में होती है वो और थोड़ी वाइंड अप होगी सेकंड हाफ में। और हो सकता है मंडे भी आपको थोड़ी वाइंड अप और होती हुई नजर आए, तो क्लियरली थोड़ा प्रेशर है मार्केट में। और ये प्रेशर ब्रॉड बेस्ड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी स्पेस में अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। रीजंस काफी मान के चल सकते हैं। एफपीआई डिस्क्लोजर का रीजन एक बता रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का एक रीजन जरूर है। कल की एक्सपायरी के बाद मार्केट थोड़ा हल्का हुआ है, इसी वजह से मार्केट में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल वीकनेस थोड़ी है और वीकनेस हो सकता है 1 से 2 दिन और कंटिन्यू रहे। और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है, ये सेलिंग प्योर आप कह सकते हैं, प्योर प्रॉफिट बुकिंग है ग्लोबल मार्केट्स और ओवरऑल क्यूज को देखते हुए। अरुण सर, आज आपने ठीक पॉइंट उठाया कि एफपीआई डिस्क्लोजर का आज आखिरी दिन है, कहा जा रहा है अगस्त 2023 में सेबी का ये डिस्क्लोजर नियम जो था वो आया था। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये एफपीआई डिस्क्लोजर है क्या और क्या था अगस्त वाला मामला? देखिए, ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी को पता नहीं थी, सबको पता है। और मेजरली आज चूंकि प्रॉफिट बुकिंग आई है, एफपीआई को अपने पोर्टफोलियो जो भी स्मॉल कैप मिड कैप में होते हैं, तो भी एलोकेशन जो होता है वो डिस्क्लोज करने की आज आखिरी तारीख है। उसी वजह से काफी लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक पैनिक वाला सिचुएशन है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं। अगस्त से आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं थोड़ी पुरानी बात हो चुकी है। और यूजुअली एक मार्केट में एक सेंटीमेंट खराब होना और ये चीज आना दोनों एक कोइंसिडेंस वाला मामला है। तो उससे कोई मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। सेंटीमेंट हर्ट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आज स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा गिरावट है। और सेकेंडली ग्लोबल मार्केट के साथ मार्केट 25,000 25,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब 25,000 के नीचे आ चुका है। तो एक ओवरबॉट सिचुएशन, सेकेंडली ग्लोबल मार्केट्स खराब होना, थर्डली रिसेशन की बातें यूएस में हो रही है, वो एक बड़े ट्रिगर्स है मार्केट के। बाकी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन और जारी रहेगी। जी, अरुण सर, कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनियां, पेंशन फंड और विदेशी फंड पर ये नियम जो है ये लागू नहीं होगा, तो किन पर नियम लागू होगा ये भी अगर आसान भाषा में बता दें आपसे। देखिए, एफपीआई पे लागू है मेजरली जिनके जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है या एफपीआई जो बाहर से पैसा लाके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे एंटिटीज पे लागू नहीं है। जो इंडियन डोमेस्टिक फंड्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से अपना पैसा उठा रहे हैं, तो उनमें ये रूल्स लागू नहीं है। रूल उसके लिए लागू है जो बाहर का पैसा इंडिया में लाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लेमेंस की लैंग्वेज में बोले तो ये इसका रुझान आप मान के चल सकते हैं। तो उसी के डिस्क्लोजर की बात चल रही है। जी, सर, सेबी ने भी इसको लेकर एक स्टेटमेंट अपना दिया कि करीब 2.6 लाख के हाई रिस्क एफपीआई निवेश हैं भारतीय बाजार में। तो ये वाला क्या मामला है सर? देखिए, अगेन डिस्क्लोजर्स काफी हो रहे हैं। हैवी रिस्क का मतलब यही होगा कि जो भी स्मॉल कैप्स वगैरह में है और जो भी आप कह सकते हैं हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज में इन्वेस्टेड जो बाहर का पैसा है, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो जो हाई पी वाले स्टॉक्स है, हाईली जो वैल्यूड वाले स्टॉक्स है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है बाहर का पैसा, ओवरसीज का पैसा है, वो थोड़ा आप कह सकते हैं रिस्क में इन्वॉल्व है। अगर मार्केट में अगर गिरावट आती है तो यूजुअली आप भी देखते हैं तो हाईली वैल्यूड स्टॉक्स है जिनके पी 100, 150, 120 के पास होते हैं, उनमें ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो हाई रिस्क जो पैसा उसी के ऐसे कंपनीज में लगा होगा जहाँ पे पी और वैल्यूएशन काफी हाई नजर आ रहा है।
जी। अरुण सर, आज एशियाई बाजार में उतनी गिरावट नहीं है जितनी भारतीय शेयर बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए एशियाई बाजार में जापान के अगर निक्केई को देखें तो 1/4% की गिरावट है उसमें, हांगकांग में 0.075 की गिरावट है। अगर चीन की संघाई कंपोजिट को देखें तो वो भी 0.1%, वो उसमें हालांकि हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन कोरिया का जो कोस्पी है वो 0.86% गिरा हुआ है। लेकिन हमारे भारतीय शेयर बाजार में देखिए जो गिरावट है वो लगातार गहरा रही है। तो कहां से बिकवाली आ रही है अरुण सर, आपसे समझना चाहेंगे। विशाल जी, एक चीज आपको नोट करनी चाहिए, लास्ट 4 दिन से ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट है, पर इंडिया का मार्केट नहीं गिरा था। अगर आप देखें जी परसों भी, अगर जब डाउ जोन्स 600 पॉइंट गिरा था, हम ऑलमोस्ट काफी कम 1% के आसपास ही निफ्टी में गिरावट आई थी, जबकि गिरावट आपको 1 से 1.5% की ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट होती है। इंडिया का मार्केट लास्ट 3 दिन से पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वही चीज क्लियरली नजर आ रही है। जो आउट परफॉर्मेंस लास्ट 3 दिन से थी, तो एक अंडर परफॉर्मेंस के तौर पर आज नजर आ रही है। तो क्लियर कट जो 800-900 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में लास्ट 4 दिन में आई है, उसी का एक कम्युलेटिव इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। तो लास्ट 2 दिन में जो इंडियन मार्केट्स में गिरावट नहीं देखने को मिली, क्योंकि काफी फैक्टर्स होते हैं। एक तो बैंक निफ्टी का फैक्टर था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी थी, निफ्टी की एक्सपायरी होनी थी, रिलायंस का बोनस इशू आने वाला था, तो थोड़ा यूफोरिया वहां भी बना था। अब सभी चीजें पीछे रह चुकी है, कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट में नहीं है, तो आज एक परफेक्ट दिन है वो प्रॉफिट बुकिंग का, और वही देखने को मिल रहा है। जी। अरुण सर, आपसे आज मुलाकात हुई है तो रिलायंस को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आई थी। कहा जा रहा था कि 1:1 का जो बोनस इशू है, बोनस शेयर दिया जाएगा। बोर्ड, रिलायंस के बोर्ड ने बोनस शेयर को मंजूरी भी दे दी थी। शेयर होल्डर्स को अगर आसान भाषा में कहें तो कंपनी का जो एक के बदले एक शेयर उनको मिलेगा। हालांकि 1 साल में स्टॉक 25% तक चढ़ा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि रिलायंस पर इस खबर का क्या असर होगा सर, उसके बाद स्टॉक पर भी हम आपसे टारगेट पूछेंगे। देखिए विशाल जी, खबर डेफिनेटली पॉजिटिव है, पर उससे जो बड़ी खबर जो नेगेटिव कंपनी के लिए, आप कह सकते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना रही है, वो एक क्रूड ऑयल का लगातार गिरना। लगातार 70 के आसपास अब क्रूड ऑयल नाइमेक्स आ चुका है। तो जब भी जीआरएम्स नेगेटिव होते हैं, सिंगापुर में भी जीआरएम्स लास्ट दिन नेगेटिव हो चलते, तो उसी का इम्पैक्ट आपको रिफाइनरी कंपनीज में देखने को मिलता है। तो रिलायंस में भी एक इम्पैक्ट उसका जरूर देखने को मिल रहा है कि जो भी क्रूड में गिरावट आई है, उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रिलायंस पे होता है। अगेन बोनस इशू का डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रिगर है, और जब आप क्लियरली बताया कि आपको बोनस आना है, जब भी स्टॉक नहीं चल रहा, तो क्लियर कट बता रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस है, और अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है जब तक क्रूड नीचे रहे, स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। जब भी क्रूड में उछाल आएगा, या आप कह सकते हैं क्रूड में वापस तेजी देखने को मिलेगी, आप देखेंगे कि रिलायंस में भी वापस धीरे धीरे आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स बाय करना चाहते हैं, अगर यहाँ से भी 1-2% गिरता है रिलायंस, तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी ऐड ऑन करने की। जी, और ये जो स्प्लिट वाला मामला है सर, तो ये कैसा रहेगा? अगर 1500 के, मैंने तो जहां तक देख पा रहा हूँ सर 3000 के आसपास रिलायंस का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, तो कितना पे आ जाएगा सर, पहले ये भी समझाइए। देखिए बोनस इशू की बात है, 1:1 मतलब अभी 2940 के आसपास है, तो आप कह सकते हैं 1500 के आसपास, 1480 से 1470 के आसपास भाव आ जाएगा। क्योंकि 1:1 का बोनस यही होता है कि प्राइस यहाँ से आधा हो जाएगा और आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे, जो कि आप यूजुअली अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो फ्री शेयर्स रहते हैं, जिसपे आपको आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 0 होता है। तो आपका जो शेयर 2940 का रहेगा, वो एक शेयर के बदले आपको अब 2 शेयर हो जाएंगे 1450 1470 के भाव के, डिपेंडिंग रिकॉर्ड डेट के दिन या एक्स डेट के दिन उसका भाव क्या रहता है। तो यहाँ से अगर आपके पास एक शेयर रिलायंस के है, तो अब एक्स डेट के दिन वो 2 शेयर हो जाएंगे और भाव हाफ हो जाएगा, उसका 1/2 डिवाइड हो जाएगा। जी अरुण सर, तो क्या 1480 या 1470 या 50 के आसपास रिलायंस इज अ बेटर बाय और नॉट? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता विशाल जी, वैल्यूएशन सेम रहेंगे। थोड़ा बहुत बिना बोनस इश्यू की वजह से थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकता है, पर भाव कम हो जाने से कंपनी के वैल्यूएशंस कम नहीं होंगे, वो क्लियर कट अकाउंट फॉर होगा पी में और सब जगह। तो चूंकि आपका जो ओवरऑल डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, और जब भी बोनस इशू आता है तो फेस वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता। स्प्लिट में फेस वैल्यू आपको कम होती है, पर बोनस में फेस वैल्यू कम नहीं होती। तो बोनस आने से इन्वेस्टर्स को एक ही फायदा होता है कि उनको डिविडेंड ज्यादा मिलने के चांस है। तो 1400 के भाव पे आने से कोई वैल्यूएशन कम नहीं रहेंगे, वैल्यूएशन सेम रहेंगे, पर डेफिनेटली अफोर्डेबल हो जाएंगे प्राइसेस किसी भी नए इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए। जी, अब सर नजर डालते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट में। सर गेनर्स की लिस्ट में तो बहुत ही कम है, मात्र बजाज फाइनेंस का शेयर जो है 7319 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1% की तेजी के साथ। उसके बाद एशियन पेंट्स, LTIM, JSW स्टील और हिंदुस्तान यूनिलीवर।
लेकिन जो गिरावट वाला चार्ट है, जो लूजर्स की लिस्ट है, उसमें तो भयंकर देखने को मिल रहा है बिकवाली। 4% टूटा है सर एसबीआई, 786 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले एसबीआई के शेयर पर आपसे राय देना चाहेंगे। वॉल्यूम्स देखिए, 2 करोड़ 38 लाख से अधिक शेयरों का कारोबार भी हो चुका है। क्यों आ रही है सर भारी बिकवाली एसबीआई में? देखिए, एक फॉरेन ब्रोकरेज ने नेगेटिव रिपोर्ट निकाली है स्टॉक की, और 750 के आसपास, 770 के आसपास टारगेट दिए थे, जितना मैंने सुबह पढ़ा था, और उसी के वजह से प्रेशर नजर आ रहा है। सेकेंडली, वीकनेस जरूर है, टेक्निकली भी एक ब्रेकडाउन है, और टेक्निकली भी अगर आप देखें, ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी दूर है एसबीआई, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी भी अपनी ऑल टाइम हाई से दूर है। तो बैंकिंग पे प्रेशर का क्लियर कट जो इम्पैक्ट है वो एसबीआई ने बनाया है, और एसबीआई कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में लास्ट 2 या 3 हफ्तों से नजर आ रहा है। तो आज भी एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, पर आगे जी आपकी आवाज, सर आपकी आवाज नहीं है। जी जी जी, अभी आ रही है? जी, अभी आ रही है? जी जी, प्लीज बोलिए, प्लीज। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जहां तक बात है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली नेगेटिव है, पर इन्वेस्टमेंट जिन्होंने कर रखे हैं, चाहे वो नीचे के लेवल पर है, ऊपर के लेवल पर है, आप इन्वेस्टमेंट में जरूर बने रह सकते हैं। एसबीआई में कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन जरूर आप कह सकते हैं थोड़े पीक पे है, तो वैल्यूएशन कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई की सलाह फिलहाल स्टॉक में नहीं है। थोड़ी और गिरावट आएगी यहाँ से, तो जब एक बार रिव्यू करेंगे, पर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली हर गिरावट पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। जी अरुण सर, आज आईटी शेयर भी कमजोर है। सीएल टेक का शेयर देखिए 2.5% कमजोर है, 1746 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या खबर है सर एससीएल टेक में, और अगर कहीं और गिरावट आ रही है तो कौन से बेटर पिक होंगे आईटी सेक्टर्स में? देखिए विशाल जी, आईटी स्टॉक्स में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक करेक्शन का आप कह सकते हैं रुझान आ सकता है, क्योंकि अगर यूएस गिरेगा और यूएस के बाद अगर रिसेशन की बातें होगी यूएस में, तो आईटी स्टॉक्स में पहला इफेक्ट पड़ेगा। तो आईटी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वैल्यूएशंस भी अपने टॉप के आसपास, नॉट टॉप, आप कह सकते हैं ऊपर लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो क्लियरली मुझे लगा है वैल्यूएशंस के हिसाब से भी थोड़े आप कह सकते हैं उतने इजी नहीं है यहाँ पे बाई करने के लिए, यहाँ से गिरावट आ सकती है। एचसीएल टेक, टीसीएस, इंफोसिस, मुझे लगा है 2 से 3% और नीचे सभी स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी जी, अब तीसरे शेयर पर आते हैं सर। आईटीसी 500 के नीचे कारोबार कर रहा है सर, 2.5%, ये भी कमजोर है। क्या साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आने पर और गिरावट गहराएगी आईटीसी में? देखिए, एक्सेलेंट बाय रहेगा। अगेन 480 500 के बीच में मिलता है ये स्टॉक, वो 20 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसको मेरी जरूर नजर है। इसी के साथ मेरी डाबर पे भी नजर है, और ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है गिरावट पे बाय करने चाहिए। तो 480 500 के बीच में अगर इन द मिड ऑफ द रेंज मिलता है, तो आईटीसी एक अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक रिस्क फ्री आप कह सकते हैं, ग्लोबल मार्केट से इतना इफेक्ट नहीं होता है स्टॉक। नो डाउट एक इंडेक्स हैवी वेट है, और मार्केट के साथ गिरेगा, थोड़ा इफेक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा, पर आईटीसी अगर यहाँ से 5-10 रुपए गिरता है तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जी अरुण सर, अब मैं सेक्टोरल इंडाइसेस पर नजर डाल रहा हूं, तो सबसे अधिक जो गिरावट है पीएसयू बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिल रही है, 3% तक टूट चुका है। क्या पीएसयू बैंकिंग शेयर्स अब बेटर बाय है या बॉटम आउट हो चुका है? बॉटम आउट आप नहीं कह सकते कि बॉटम आउट हुआ है या नहीं हुआ है, पर क्योंकि स्टॉक्स में वीकनेस है और यहाँ से भी वीकनेस गहरा सकती है। तो अगर लेना है तो मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, अगर ये स्टॉक्स अच्छे करेक्शन में और मिलते हैं तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडिंग ना करें, बाई ट्रेड तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीकनेस टेक्निकली ज्यादा है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप रखना चाहते हैं, 1 से 1.5 साल का व्यू है, और अगर आपको पीएसयू बैंक लेना ही है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2 या 3 दिन 5 दिन का व्यू है, तो टेक्निकल वीकनेस है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो धीरे धीरे करंट लेवल से करके चल सकते हैं। तो सर आपने कहा कि बाई ना करें, तो क्या कोई शॉर्ट सेल का कैंडिडेट मिल रहा है क्या? 2-3 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर बेचकर चलें तो मुनाफा हो सकता है? देखिए, वही कह रहा हूं मैं, एसबीआई आपको ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का ओवरऑल चार्ट देखे तो ओवरऑल वीकनेस काफी ज्यादा है, और वीकनेस हो सकता है 1 से 2 दिन और बढ़ती हुई नजर है। अगर शॉर्ट सेल करना है तो मुझे लग रहा है एसबीआई थोड़ा राइस पे कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा राइस पे कर सकते हैं, पर मेरी यही सलाह है कि एक बार का मार्केट में ना शॉर्ट ना लॉन्ग, फिलहाल एक दायरे में रह सकते हैं ओवरऑल स्टॉक्स और मार्केट। तो फिलहाल मुझे लग रहा है अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ही है, तो ऐसे सेक्टर्स में रहें जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, और जहाँ पे आप कह सकते हैं एक पैसा बन सकता है। जैसे फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो बाई साइड रहना है तो वहां पे रह सकते हैं। शॉर्ट की सलाह मेरी इसीलिए नहीं है क्योंकि 300 पॉइंट निफ्टी डाउन है, और 300 पॉइंट निफ्टी डाउन होने के बाद अगर आप कोई स्टॉक शॉर्ट करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने या फिर राइज आने के चांस ज्यादा है। तो जब भी राइज आएगा, तो जब भी मौका मिलेगा, जब भी हम आपसे जुड़ेंगे, तब उसमें जरूर आप कह सकते हैं हम राइज शेयर करेंगे। पर अगर आपको करंट रेट पे शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है बाई साइड में, तो मुझे लग रहा है केमिकल सेक्टर एक अच्छा है। केमिकल में यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, ऐसे स्टॉक मुझे लग रहा है बाई साइड का ट्रेड आप लेके चल सकते हैं। फार्मा में अगेन डॉक्टर रेड्डी,
एक अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, सन फार्मा अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे अगर गिरावट आती है तो वो एक अच्छे बाय कैंडिडेट हो सकता है। जी अरुण सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सेल ऑन राइज वाला तो बाजार नहीं हो गया ना? देखिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि 25,400 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट तो डेफिनेटली हो चला है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स दोनों करना चाहिए, पर जब तक 25,400 नहीं निकलता आपका सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, और नीचे में 24,700 तक के टारगेट्स है। 24,700 अगर आ जाता है तो वो एक अच्छी एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडेक्स को, क्योंकि 24,700 का एक मेजर सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है। तो 24,700 तक अगर नीचे आ जाता है ऊपर जाने से पहले, तो वहां पे आपको शॉर्ट्स काटने चाहिए और वहां पे फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। और ऊपर में जब तक मार्केट जाता जाए, एक बार के अपनी पोजीशन से थोड़ा हल्का करके चलो। जी अरुण सर, हम आपसे अब सेबी पर आपसे बात करना चाहेंगे। आप खुलकर बताइएगा, अगर आप नहीं बोलना चाहेंगे उस पर भी बोलिएगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर की कहानी को बता रहे हैं वहां के काम करने वाले कर्मचारी। कह रहे हैं कि 55% तक बढ़वाना चाह रहे थे अपना एचआरए, और माधवी पुरीबुज जो अभी सेबी की चीफ हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, काम का दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये भी एक अहम मुद्दा है क्या मार्केट को डाउनफॉल का, या नहीं? देखिए विशाल जी, वो कोई बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लग रहा। अगर आपको होगा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी जी जी, प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए वो एक कोई मार्केट के लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। वो हो सकता है आप कह सकते हैं सेबी की ऑफिस के रिलेटेड, या फिर वहां तक के उनके इंटरनल मैटर जरूर हो सकते हैं। तो मार्केट से उससे कोई बड़ा आपको आप कह सकते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं है, कि हो सकता है कुछ उनके पर्टिकुलर इंटरनल ऑफिस के इश्यूज हो सकते हैं, पर मार्केट को मुझे लग रहा है कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इससे होगा। डेफिनेटली एक सेंटीमेंट खराब होता है कभी भी ऐसे कोई न्यूज आती है, पर मार्केट में मुझे लग रहा है डायरेक्ट इम्पैक्ट इस न्यूज का कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है ये इशू आपको रिजॉल्व होता भी नजर आए, क्योंकि सैलरीज का इशू है। यूजुअली ये चीजें बैठ के सॉल्व हो जाती है, 1 से 2 दिन असर रहता है, अगेन इशू सॉल्व हो जाता है। पर कोई बड़ा इम्पैक्ट इस न्यूज का मुझे मार्केट में दिख के नजर नहीं आ रहा, और आने वाले दिनों में इस न्यूज का मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जी आप सर, अब आपसे दूसरे सेगमेंट पर आते हैं, बात करते हैं। सर खबर आ रही है कि जितनी रूस या जापान की आबादी है, हमारे यहाँ उतने डीमेट खाते जो हैं वो खुल रहे हैं। अगर आंकड़ों से मैं इस बात को और संपुष्टि करूं तो देखिए, देश में डीमेट खातों की जो संख्या है अगस्त में 42.3 लाख बढ़कर 17.11 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। सॉरी, करोड़ अकाउंट्स तक पहुंच गई है। ये जुलाई में 44.44 लाख खाते खुले थे, उससे कम है। तो लगातार जो ये देखने को मिल रहा है अरुण सर की जो डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, बाजार गुलजार है, इसका सबसे पहले आप से जो रिएक्शन है वो लेना चाहेंगे कि क्या ये आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए विशाल जी, 2 कारण है यूजुअली, क्योंकि हम भी डेली इसी फील्ड में लोगों से बात करते हैं, तो 2 मेजर कारण मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो इतने सारे जो आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ की वजह से लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और आपको तो पता ही, अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो डीमैट अकाउंट काफी जरूरी है। और आईपीओ में जिस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं, एसएमई में 150-200% तक के रिटर्न्स आपको लिस्टिंग डे के दिन मिल रहे हैं, तो लोग काफी फैसिनेटेड होते हैं इन ऐसे रिटर्न से। और यूजुअली ऐसे रिटर्न्स पाने के लिए वो या तो डीमैट अकाउंट में अपना पैसा डाल देते हैं और आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अगर वो आता नहीं आता, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ, आप कह सकते हैं लक या फिर सिस्टम पर। अगर आता है तो अच्छा पैसा एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ दोनों में बन रहे हैं। तो मेजर रीजन मुझे जो लग रहा है डीमैट अकाउंट्स ज्यादा खोलने का, एक तो आईपीओ है। सेकंड, मार्केट में जिस हिसाब से लास्ट 2 साल से रिटर्न्स बने हैं, मैक्सिमम काफी शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं, और लोगों का लिटरेसी काफी बड़ा है मार्केट की तरफ। मार्केट को लोग पढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को आप अछूता छोड़ देंगे। मार्केट में सभी लोग आपको आजकल निवेश भी करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना भी चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो वो भी एक सेकंड रीजन है कि सब लोग मार्केट की तरफ आ रहे हैं। सेकंड, थर्डली रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, तो रिटर्न्स देख के भी काफी लोग फैसिनेटेड होते हैं। और आजकल तो वैसे भी अगर आप देखें, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी काफी आ चुके हैं, तो लोग वहां पे भी अपना अकाउंट खोलते हैं। एक बंदे का 3 या 4 अकाउंट भी होता है, अगर आप देखते हैं तो किसी का 2 या 3 ब्रोकर के पास भी अकाउंट होता है। तो अकाउंट्स तो डेफिनेटली खुल रहे हैं अकाउंट्स में, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं आ रहा, और पैसा यूजुअली भी आ रहा है तो आईपीओ रिलेटेड ही पैसा आपको नजर आ रहा है। जी अब सर, अरुण सर, सेबी की चीफ जो है माधवी पुरीबुच, वो कह रही हैं कि 50% जो शेयर्स हैं वो 7 दिन में ही बेच दिए जाते हैं। तो ये जो चौंकाने वाली बात है, ये आंकड़ा कितना डरावना है सर?
देखिए विशाल जी, कोई डरावना आंकड़ा नहीं है। यूजुअली यही होता है, जब भी कोई अप्लाई करता है आईपीओ में, वो शॉर्ट टर्म के लिए मेजरली अप्लाई करते हैं। लॉन्ग टर्म वही करते हैं जो प्योर प्योर जिस किसी ने कंपनी की स्टडी की है, वो 1 साल 1.5 साल रखना चाहता है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म करता है। मैं ये नहीं कर रहा कि लोग लॉन्ग टर्म नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं। पर यूजुअली आईपीओ एक ऐसा आप कह सकते हैं टूल है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं, और यूजुअली वो एक मार्केट डायनेमिक्स है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर आपका जी आईपीओ में 30-40% रिटर्न बन रहा है और 10 दिन में आपका पैसे में आपने एक छोटे अमाउंट में अगर 25-30% रिटर्न बना लिया है, 50% रिटर्न बना लिया है, एक किसी किसी आईपीओ में 100% के भी रिटर्न बने हैं, जैसे प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ था, उसमें डबल स्टॉक खुला है, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर आप प्रॉफिट बुक भी करते हैं तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट डायनेमिक्स है, इसमें कोई ऐसा रूल जी नहीं है कि आप बेच नहीं सकते हैं। पर डेफिनेटली ये आंकड़ा जब सेबी ने जारी किया है, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, और इस आंकड़े पर सबको नजर होनी चाहिए, और ये क्लियरली बताता है कि लोगों का आईपीओ में अप्लाई करने का पहला जो कारण है वो मेजरली शॉर्ट टर्म गेन्स है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो पार्ट ऑफ मार्केट डायनेमिक्स से सभी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो ये जी आंकड़ा खुल के निकल के आया है, इसलिए अपने ज्यादा ये हेडलाइंस में नजर आ रहा है। पर यूजुअली लोग जो भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं। जी। अरुण सर, आईपीओ पर जो चर्चा हो रही है तो उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए 2 तरह का आईपीओ हो रहा है, या कितने प्रकार का है वो आप बेहतर आप बताइए। एक तो हम लोग समझते हैं कि बेसिकली एक आईपीओ, एक दूसरा है एसएमई आईपीओ। ये है क्या मामला, पहले ये आप समझाइए आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर एसएमई आईपीओ क्या अलग है आईपीओ से और नहीं। देखिए विशाल जी, एसएमई आईपीओ में क्या है, आपका 1.25 लाख 1.5 लाख का एक लॉट साइज होता है, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 1.25 लाख या 1.5 लाख तक का अमाउंट एक लॉट आपका बनता है। तो वो एक बड़ा, अगर आपको एसएमई में आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपका लॉट साइज भी 1,000-1,200 शेयर का रहेगा, या फिर 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगी। पर अगर आप मेन बोर्ड का आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो 15,000 का एक लॉट साइज होता है रिटेल में। 15,000 यानी आप कह सकते हैं अगर आपका शेयर 1,000 रुपए का है तो 15 शेयर का आपका यूजुअली वो लॉट साइज होता है। तो एसएमई में चीज क्या है, एसएमई आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनियां जिनको 12 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ जिनको रेस करना है, वो एसएमई में आईपीओ ला लेते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, लेकिन मिनिमम आपका लॉट साइज जो है 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में रहता है। तो उसमें जी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है पर रिटर्न भी ज्यादा है। पर अगर आप मेन बोर्ड की आईपीओ में देखें तो 15,000 तक का मिनिमम लॉट साइज रहता है रिटेल में। अगर आप 2 लाख के ऊपर अप्लाई करते हो तो आप एचएनआई कैटेगरी में चला जाते हो। तो दोनों एक अलग फील्ड है। एसएमई में आपका लॉट साइज बड़ा है और आपको ज्यादा पैसे लगाना है, पैसे ज्यादा बनने के भी चांस है और ज्यादा खोने के भी चांस है। जो मेन बोर्ड वाला आईपीओ 15,000 के मिनिमम पैसे से भी आप अप्लाई करके चल सकते हैं। अगर आप रिटेलर हैं तो 15,000 से आप शुरू कर सकते हैं मेन बोर्ड में। अगर आप रिटेलर है और एसएमई में जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में का अमाउंट एक लॉट के लिए लगेगा। तो एसएमई में जी रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, और मेन बोर्ड में आपको रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम है। जी। अरुण सर, आपने कहा कि देखिए कंपनी अगर अच्छी होगी तो उसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देखिए बीते कुछ दिनों से पहले एक खबर आई सर, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ को लेकर कहा गया कि 12 करोड़ कंपनी रेज करना, इश्यू साइज उसका 12 करोड़ था और कंपनी को 4800 करोड़ का दाव यानी बिड मिल गया। अब आपने कहा कि अच्छी कंपनी होगी तो अच्छा रिस्पॉन्स, लेकिन हकीकत जब पता चला सर, तो मात्र उस कंपनी के 2 शोरूम्स थे और 8 परमानेंट एम्प्लॉइज थे। उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो मात्र 1 या 1.5 करोड़ रुपए का उसका प्रॉफिट था। तो मेरा सवाल ये है सर कि लोगों को लग रहा है कि इतनी आसानी से एसएमई आईपीओ में पैसा बन जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा बन जाएगा। लोग ना बिना सोचे समझे जान बूझ रहे हैं, कुछ नहीं पैसा लगाते जा रहे हैं सर। तभी तो है कि 12 करोड़ हमको चाहिए था, 4800 करोड़ रेज हो जा रहा है। अभी अगर प्लीज। सेबी के ऑफिशियल की तरफ से भी, या सेबी के जो एक टॉप ऑफिशियल, उन्होंने भी ये कहा था एसएमई में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं तो देख समझ के लगाएं, पूरी स्टडी करके लगाएं, खुद जोखिम काफी ज्यादा है। और रिसोर्सफुल जो आपने आईपीओ की बात की, फ्रेंकली मैंने उस कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं है और ना ही जी हमने इन्वेस्ट करने की सलाह दी है, तो उसमें कोई कमेंट नहीं है कि उनके पास 2 शोरूम है 3 शोरूम है। पर यूजुअली जी जब आप 12 करोड़ पूछते हैं और 4,500 करोड़ आपके पास आता है तो ये क्लियरली बताता है कि यूफोरिया काफी ज्यादा है आईपीओ में, और यूफोरिया की वजह से, तो शॉर्ट टर्म गेन्स की वजह से लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है वो आजकल ज्यादा लोग पढ़ नहीं रहे, क्योंकि 50-60-70% भी अगर गेन बनता है तो लोगों के लिए वो काफी है। अगेन इस कंपनी के लिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्लियर जी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर यूजुअली जी यही देखने को मिल रहा है कि छोटी अगर कंपनी है तो अच्छा गेन्स मिलने के चांस है, तो लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। यही नहीं देख रहे कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है या फिर कंपनी का क्या बिजनेस है। ऐसा नहीं कह रहा कि सभी कंपनीज खराब है, काफी कंपनीज अच्छी है, और रिसोर्सफुल के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, पर हो सकता है वो कंपनी भी अच्छी रहे, आई डोंट नो। पर काफी ओके। कंपनीज खराब है, काफी कंपनीज अच्छी है। पर यूफोरिया काफी ज्यादा है विशाल जी एसएमई आईपीओ में, और लोग ब्लाइंडली भी काफी पैसा उसमें लगा रहे हैं आईपीओ में।
जी। सर, एक और खबर है कि बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस को लेकर इसने भी एक आईपीओ लाया, एसएमई आईपीओ। साइज था इसका 8 करोड़ और इसको अब तक 1085 करोड़ रुपए का बिड बोली मिल चुका है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि इस यूफोरिया को कैसे कम किया जाए। जितने जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, इक्विटी में घरेलू निवेश भी देखिए 52% तक बढ़ चुका है। तो हमारा कर्तव्य है कि आप चूंकि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, तो आपकी क्या सलाह होगी सर, कैसे अपने अंदर के यूफोरिया को कम किया जाए? देखिए विशाल जी, यूफोरिया मार्केट में रहेगा जब तक कि पैसा आता रहेगा। यूफोरिया जिस दिन खत्म हो गया, पैसा भी आना खत्म हो जाएगा। अगेन बॉस पैकेजिंग का भी अगेन मैंने स्टडी नहीं किया, क्योंकि विशाल जी फ्रैंकली मैं आपको बताता हूँ, एसएमई आईपीओ में मैं यूजुअली सलाह नहीं देता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। आज तक नहीं दिए, और दी तो भी है तो प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए दिए। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में दिए कि लिस्टिंग होते या तो निकल जाए या फिर एग्जिट कर दे, कोई लॉन्ग टर्म की हमने आज तक सलाह नहीं दी है, ना ही कोई बड़ा कवरेज किसी स्टॉक पर रखते हैं। इवन बॉस पैकेजिंग पे भी हमारा कोई कवरेज स्टॉक पे नहीं है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है इस कंपनी पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। पर यूफोरिया, आपने सही कहा, यूफोरिया काफी ज्यादा है। आईपीओ में पैसा लोग बनते हुए दिख रहे हैं, 1.5 लाख का पैसा 2.5 लाख 3 लाख हो जा रहा है 10 दिन में। तो उसी वजह से लोग पैसा लगा रहे हैं। वो पैसा कितना सेफ रहेगा ये आने वाले दिन ही बता पाएंगे कि क्या होगा। पर मेरी क्लियरली कॉशियस राय है एसएमई आईपीओ पे। जब तक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ना आ जाए, बेटर है अगर आप लगा भी रहे हैं तो अगर आपका पैसा बन रहा है तो एक बार का पैसा सेव कर ले, और ज्यादातर लॉन्ग टर्म की ना सोचे। अनटिल अनलेस आपने डीप स्टडी की है किसी कंपनी के बारे में तो वो अलग चीज है। अगर आप प्योर आईपीओ के बाद विदाउट स्टडी रख रहे हैं तो वो एक जोखिम भरा रह सकता है। अगर आपने स्टडी करके रखी है कंपनी के बारे में, अगर आप थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकल जानते हैं, प्योरली फंडामेंटल जानते हैं, तो तब आप बना रह सकते हैं। पर अगर आप बिना स्टडी करे सिर्फ ऐसे ही आईपीओ को रख लेंगे या फिर एसएमई कंपनीज को रख लेंगे तो जो थोड़ा जोखिम आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा रहेगा। अब अरुण सर, अब चूंकि शो को वाइंड अप करेंगे, कल गणेश चतुर्थी है, बड़ा दिन है। लाल बागचे राजा का जो अनावरण है कल हो चुका है, हम लोगों ने देख लिया है उनको। और आपसे समझना चाहेंगे कि निवेश पर क्या हो आपकी राय, इस पर डॉक्टर अरुण मंत्री साहब का क्या राय है? देखिए विशाल जी, निवेश तो डेफिनेटली जारी रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा से विशाल जी काफी बार अपना इंटरेक्शन हुआ, मैंने हमेशा ये कहा है निवेश तक आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है, कोई एग्जिट की राय कभी नहीं दी है। पर मेरा कंसर्न सभी के लिए ट्रेडिंग पोजीशंस पे है। ट्रेडिंग पोजीशंस में लोगों का पैसा काफी उड़ जाता है, चाहे वो पुट कॉल में रहे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रहे, एफएनडो में रहे, फ्यूचर्स में रहे, किसी में भी रहे, वहां पे पैसा ज्यादा खोते हैं लोग। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हुए पैसा खो देंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रखेंगे जब मुश्किल होगा, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक्स जो भी बाय करें, इन्वेस्टमेंट मिनिमम 6 से 12 महीने का व्यू लेके बाय करें। ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग में आप अगर आप रखते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों मेंटेन करके सीधा साधा आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जारी रखें, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3-4 साल इंडिया का दौर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएंगे, करेक्शन मार्केट्स में आते जाते रहेंगे। कोविड का करेक्शन हमने देखा, हमने रशिया यूक्रेन वॉर का करेक्शन देखा, इजराइल हमास का वॉर का करेक्शन देखा। कोई भी करेक्शन 1 से 1.5 महीने से ज्यादा टिका नहीं है। तो करेक्शंस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छा पैसा बन सकता है। पर आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्योर स्टॉप लॉस टारगेट्स क्लियरली लगा के रखें। चाहे आप ब्रोकर से ले लें, स्टॉप लॉस टारगेट एडवाइजर से ले लें, या आजकल काफी सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी आप यूज करके चल सकते हैं। जी अरुण सर, जाते जाते 2-3 साल में आपने कहा कि अच्छा पैसा बन सकता है, तो किन सेक्टर्स पर अपनी नजर होनी चाहिए, ये प्लीज बता दीजिए। देखिए डोमेस्टिक सेक्टर पे ही नजर रखें, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये सभी स्टॉक्स पे ही मेरी राय बुलिश है। जो भी ग्लोबली कनेक्टेड सेक्टर है फिलहाल उससे दूर रहे, क्योंकि ग्लोबली अगर कुछ होगा तो स्टॉक्स में पिटाई ज्यादा रहेगी। तो इंफ्रा, सीमेंट, कंजम्पशन आप कह सकते हैं, और एक एफएमसीजी, ऐसे सेक्टर्स में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बन सकता है। जी अरुण सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। जाते जाते अगर प्लीज आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज दे दीजिए। देखिए विशाल जी, जो भी डिस्कस किया हमने, कोई स्टॉक्स पर डिस्कस नहीं किया, और जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए चाहे वो एसएमई है, मेन बोर्ड में रहे, प्योरली राय सभी के साथ सेम शेयर किए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी। थैंक यू सो मच अरुण सर।